हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11 का टॉपिक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। और अभी तक हम लोग ने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया था और इसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले गोल्जी अपरेटस के बारे में। और ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें बीच बीच में आपको काफ़ी न्यूमोनिक्स बताए जाएंगे, जिससे कि आपको ये चैप्टर और ये इसमें जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है जिस टॉपिक के बारे में वो चीज़ आपको मेमोराइज रहे और कुछ ट्रिक्स वगैरह बताई जाएंगी। तो इसलिए एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हेलो गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं अब गोल्जी अपरेटस के बारे में कि गोल्जी अपरेटस क्या होता है। तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक पार्ट है गोल्जी अपरेटस, और इसमें हम लोग कैमिलो गोल्जी के बारे में पढ़ते हैं। कैमिलो गोल्जी 1898 में, ठीक है, गोल्जी जो है उन्होंने ये गोल्जी अपरेटस जो है तो उसकी डिस्कवरी कैमिलो गोल्जी ने की थी। और कैमिलो गोल्जी जो है इन्होंने 1898 में गोल्जी अपरेटस की डिस्कवरी की। और ये डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर यानी बहुत ज़्यादा डेंस स्ट्रक्चर होता है और ये रेटिकुलम के जैसे यानी किसके जैसा होता है, थ्रेड के लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। और ये न्यूक्लियस के पास में होता है, नियर द न्यूक्लियस ना, न्यूक्लियस के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसी के पास गोल्जी अपरेटस भी देखने को मिलेगा। तो गोल्जी अपरेटस जो होता है इसकी डिस्कवरी कैमिलो गोल्जी ने 1898 में की। और ये डेंसली स्टेन बहुत ज़्यादा ये डार्क कलर का दिखता है, यहाँ पे देखो ब्राउन कलर का दिख रहा है, नहीं इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये इस तरह से दिख रहा है, रेटिकुलर है यानी थ्रेड के जैसा बड़ा बड़ा सा दिख रहा है इस तरह से, और न्यूक्लियस के पास होता है। इनको गोल्जी बॉडीज भी कहा जाता है। और फ्लैट डिस्क शेप या सेक्स और सिस्टर्नी इस तरह का देखने को मिलता है ना। फ्लैट होता है चपटा चपटा, डिस्क जैसा भी कह सकते हैं, सॉशर शेप या डिस्क शेप, ठीक है। और इसमें सिस्टर्नी देखने को मिलती है ना, 0.5, ठीक है, डिस्क शेप होता है या सिस्टर्नी या गोल गोल जैसे यहाँ पे दिखे ना वेसिकल टाइप, तो उस तरह का भी देखने को मिलेगा। तो डिस्क शेप भी होता है, सिस्टर्नी भी देखने को मिल सकती है। 0.5 माइक्रॉन टू 1 माइक्रॉन इसका डाया है, ठीक है। इसका डाया कितना होता है गोल्जी अपरेटस का, 0.5 माइक्रॉन टू 1 माइक्रॉन। और ये पैरेलल होता है एक दूसरे के ना। गोल्जी अपरेटस क्या होता है, इसके जो सेक्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, सिस्टर्नी जो होती हैं, ठीक है, इनके नंबर अलग अलग गोल्जी कॉम्प्लेक्स में अलग अलग हो सकते हैं ना, वेरिड नंबर होते हैं इनके, ठीक। अलग अलग गोल्जी कॉम्प्लेक्स में अलग अलग तरह के इनके नंबर हो सकते हैं। सिंपल सा हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर देखा कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स किस तरह से, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना, इस तरह से बहुत सारी सैंडविच जैसे नहीं एक के ऊपर एक रखी हो, तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर है। ये सारी सिस्टर्नी है इसमें ना, और इसके अंदर का लूमेन वगैरह है, मैट्रिक्स। और यहाँ पे बाहर के साइड इसमें ये डिस्क शेप या सैक्स के शेप का है, इसमें वेसिकल्स वगैरह भी दिख रहा है, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है ना। इसमें सिस फॉर्मिंग और ट्रांसफॉर्मिंग दो तरीके की इसकी फेस होती है, ठीक है। जो न्यूक्लियस के पास होती है उसको सिस फॉर्मिंग, जैसे हम लोग सपोज करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस अगर है तो ये जो ये वाला हिस्सा है ये क्या है, ये सिस फॉर्मिंग है, ये क्या है सिस फॉर्मिंग। और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ये वाला हिस्सा क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग। इसके अपोजिट जो दूसरा हिस्सा होता है वो ट्रांसफॉर्मिंग होता है। तो एक सिस फॉर्मिंग और एक ये वाला हिस्सा ट्रांसफॉर्मिंग है, इस तरह से हिस्से होते हैं गोल्जी अपरेटस में। तो एक सिस फॉर्मिंग और एक ट्रांसफॉर्मिंग। न्यूक्लियस के पास जो होता है वो सिस फॉर्मिंग होता है। न्यूक्लियस या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो जो भी प्रोडक्ट बन के आएगा, ठीक है, कोई एंजाइम बन के आ रहा है, कोई प्रोटीन बन के आ रहा है, लिपिड या जो भी चीज़ें आ रही हैं, तो ये सिस फेस पे यहाँ पे आती हैं, सिस फेस पे, ठीक है। सिस फॉर्मिंग फेस जो है यहाँ पे आएंगी और फिर इससे ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं, ठीक है। उनको पैकेजिंग की जाती, बताया था कि गोल्जी अपरेटस क्या, इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑफिस होता है सेल का या पैकेजिंग सेंटर होता है, तो यहाँ पे पैकेजिंग भी इसकी होती है। तो लिपिड या एंजाइम प्रोटीन जो कुछ भी आएगा वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, उसको पैकेट में पैक कर दिया जाता है वेसिकल्स वगैरह में, और उसको फिर यहाँ से सिक्रीट कर दिया जाता है दूसरे पार्ट से, तो ये वेसिकल बन के ये निकलते हैं, ठीक है। इसके अंदर इस तरह से छोटे छोटे एंजाइम लिपिड या प्रोटीन हो सकते हैं ना। तो गोल्जी अपरेटस में हमने क्या देखा कि यहाँ पे सिस इसका एक पार्ट है, सिस फॉर्मिंग फेज है और एक ट्रांसफॉर्मिंग फेज है। सिस फॉर्मिंग फेज जो है ना, ये किस तरह का होता है, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स और ट्रांसफॉर्मिंग क्या होता है, कॉनकेव होता है। ये छोटी छोटी सी डिटेल्स हैं जो आपको याद रखनी है कि सिस जो है वो कॉन्वेक्स होता है और ट्रांस क्या होता है, कॉनकेव होता है, ठीक है। जैसे एक तस्तरी होती है, एक प्लेट होती है, तो एक तरफ उसकी गहराई होती है ना, वो कॉनकेव स्ट्रक्चर हो गया, एक तरफ उभरी हुई होती है वो कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर हो गया। तो कॉनकेव इसी तरह से ये प्लेट जैसी होती है ना, उसी तरह से ये स्ट्रक्चर्स भी है, इसको ऐसे बना देते हैं, ये इस तरह से है।
ठीक है, कई सारे डिस्क जैसे। थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहे ना, तो यहाँ पे ये सिस, ये का पार्ट हो गया, उल्टा बन गया क्या, ये सिस कॉन्वेक्स था ना, एक मिनट, ये उल्टे बन के लग रहा है। चलो, ये वाला पार्ट जो है ना इधर के साइड, ये है सिस फेस, क्योंकि ये कॉन्वेक्स साइड पे पड़ रहा है ये सारे, और इधर के साइड क्या है, कॉनकेव है, तो ये ट्रांस फेस हो गया। इस तरह से दो फेस होते हैं, ये वाला ट्रांस फेस हो गया ना, और ये वाला सिस फेस हो गया। तो इस तरह से फेस होते हैं, इसमें दो फेस होते हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस, और यहाँ से मॉलिक्यूल आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। और उसकी पैकेजिंग होती है अलग अलग फेस से, जब वो गुजरेगा तो उसकी पैकेजिंग होगी, यानी उसको पैकेट में पैक किया जाएगा ना, जैसे यहाँ पे पैकेट में पैक किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा उल्टा बना हुआ है, इधर के साइड सिस फेस और इधर के साइड ट्रांस फेस है, तो यहाँ से सिक्रीट होकर बाहर निकल आता है जो भी मटेरियल होता है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स सिंपल सा बस क्या करता है, एक वेसिकल्स वगैरह क्रिएट कर देता है, उसको पैकेज कर देता है। यहाँ देखो लिखा है ना, मटेरियल्स की पैकेजिंग करता है ये ना वेसिकल्स के फॉर्म में, जिससे कि फिर वो आगे बढ़ जाते हैं या सेल के बाहर सिक्रीट कर दिए जाते हैं। तो सिस और ट्रांस फेस है। और गोल्जी अपरेटस जो होता है, इसका फंक्शन क्या है, पैकेजिंग मटेरियल ना, फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, मटेरियल की पैकेजिंग करता है, और ये डिलीवर करेगा इंट्रासेलुलर टारगेट सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल, ठीक है। इंट्रासेलुलर भी ये भेज सकता है, एक सेल के अंदर ही अलग अलग ऑर्गेनिज्म में मटेरियल को भेजेगा, या सेल के बाहर भेज देता है, ठीक है। जब पैकेजिंग करेगा गोल्जी ऑपरेटर, तो सेल के अंदर ही मटेरियल्स को इधर उधर ट्रांसफर करेगा, या उसको क्या करेगा, सेल के बाहर भी भेज सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग पोस्ट वगैरह किसी को भेजते हैं, तो या तो अपने शहर में ही कहीं पे भेजते हैं, या शहर के बाहर, ठीक है, या देश की कंट्री के बाहर भेज जाती है मेल्स वगैरह। तो इस तरह से यहाँ पे भी होता है काम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस फेस से ज्वाइंट होता है, ये बताया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि ये दिखे ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, और जो भी आपकी क्वेरी या डाउट है वो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और क्लास 11 क्लास जो नीट 2026 है ना, इसके एग्ज़ाम के फॉर्म्स आ गए हैं, तो उसको आप जरूर फिलअप कर दीजिएगा जल्दी से जल्दी, और उसमें रजिस्ट्रेशन भी कर लीजिएगा, तो ताकि एग्ज़ाम आप अटेम्प्ट कर पाएँ आसानी से। एक मिनट, और जो भी आपकी क्वेरी या डाउट है आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सिस फेज ऑफ द गोल्जी ऑपरेटर्स एंड मूव टुवर्ड द मैच्योरिंग फेज ना। सिस फेज पे गोल्जी ऑपरेटर्स एंड मूव टुवर्ड द मैच्योरिंग फेज, ट्रांस फेज जो होता है वो मैच्योरिंग फेज को बोलते हैं, ठीक है। उस तरह के मूव करता है, मटेरियल जो होगा वो सिस फेज से आएगा, और वो फिर वो ट्रांस फेज की तरफ मूव करेगा। बताया भाई कि इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है, एक बार फिर से बना देते हैं। यहाँ पे इस तरह से ऐसे कटोरी कटोरी के जैसे बहुत सारे एक ऊपर एक कटोरी इस तरह से। अब यहाँ से जो मटेरियल आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस से आया मटेरियल, वो मटेरियल इसमें से गुजरेगा, ठीक है, इसमें से आगे बढ़ेगा मटेरियल। तो जब ये मटेरियल आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे फिर उसको पैकेजिंग हो जाएगी उसकी, यानी उसको पैकेट में बंद कर दिया जाएगा, जो सारे से पैकेट बन गया ना। तो ये गोल्जी ऑपरेटर्स से क्या हुआ, इसकी पैकेजिंग हुई, चारों तरफ इसका क्या बन गया, इसके जो है पैकेट बन गया, ठीक है, जो इसकी प्रोटेक्शन करता है साइटोप्लाज्म में। और इसके बाहर क्या, क्योंकि साइटोप्लाज्म बहुत सारे डिग्रेडिंग एंजाइम भी हैं ना, जो इन चीज़ों को डिग्रेड कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसको पैकेजिंग करना जरूरी होता है। तो गोल्जी ऑपरेटर्स जो होता है, ये जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, सेल के अंदर जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसकी एक तरह से प्रोटेक्शन कर रहा है। और यहाँ पे ये कॉन्वेक्स साइड जो है ये सिस फेस के साइड है, और कॉनकेव जो है ट्रांस फेस है, ठीक। अभी इतनी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो मैच्योरिंग फेज की तरफ जाएगा। अब गोल्जी ऑपरेटर्स जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। गोल्जी ऑपरेटस जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ा होता है, और यहाँ पे प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो प्रोटीन्स वगैरह जो होते हैं वो भी आएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, राइबोसोम से होते हुए, और वो गोल्जी ऑपरेटस में आके फिर उसकी पैकेजिंग होगी, ट्रांसफेज से रिलीज किए जाएंगे। ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। गोल्जी ऑपरेटस जो है ना, यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स बनते हैं, क्योंकि जब प्रोटीन जैसे आया उसको पैकेजिंग हुई, तो उसमें ग्लूकोज वगैरह से उसकी पैकेजिंग, ग्लूकोज के जो उसके प्रोडक्ट हैं ना, उसके डिफरेंट कह सकते हैं कंपाउंड्स हैं, तो उससे उसकी पैकेजिंग हुई ना, या लिपिड आया तो उससे उसके ग्लूकोज वगैरह से उसकी पैकेजिंग जब हुई, ग्लूकोज के डिफरेंट प्रोडक्ट से उसकी पैकेजिंग हुई, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स बना देता है ना। तो प्रोटीन या लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं, और गोल्जी ऑपरेटस में उसकी पैकेजिंग की जाती है, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसको हम साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड भी बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आ सकता है, इसको स्टार मार्क कर देते हैं
कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ बनते हैं, तो ये गोल्जी अपरेटस में। अगर खारी प्रोटीन पूछेगा तो राइबोसोम में, ठीक है। लिपिड पूछेगा तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लेकिन अगर पूछ देगा कि ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड कहाँ बनते हैं, तब ये गोल्जी अपरेटस बनते हैं। ये आपको याद रखना है। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी गोल्जी अपरेटस के बारे में। सबसे पहले गोल्जी अपरेटस क्या है, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक पार्ट है। इससे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग पढ़े थे, वो भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट था। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने देखा था। इसी के जस्ट आगे कनेक्ट होता है ये गोल्जी अपरेटस। और गोल्जी अपरेटस होता है, इसकी डिस्कवरी कैमिलो गोल्जी ने की थी 1898 में, ठीक है। डेंस होता है और बहुत डार्क कलर का होता है ये, रेटिकुलर थ्रेड के जैसा होता है। अगर इसको हम लोग थोड़ा डिटेल से देखें तो ये डिस्क शेप का स्ट्रक्चर दिखेगा, एक के ऊपर एक, जैसे डिस्क को कटोरी एक के ऊपर एक या प्लेट एक के ऊपर एक रखे उस तरह का दिखेगा। सिस्टर्नीस में वेसिकल्स वगैरह बने होते हैं, 0.5 से 1 माइक्रॉन डायमीटर्स का है। और एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होती हैं डिस्क जो होती है ना, जैसे प्लेट एक ऊपर एक रख दो उस तरह से। और सिस्टर्नी प्रेजेंटिंग गोल्जी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट यहाँ पे सिस्टर्नी होगी, दो फेसेस के होते हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस। दो फेसेस में होते हैं, दो साइड होते हैं, एक सिस फेस एक ट्रांस फेस। जो उभरा वाला होता है वो सिस फेस और जो धसा वाला पार्ट होता है वो ट्रांस फेस होता है, ठीक है। अब सिस फेस किसकी तरफ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ट्रांस फेस जो होता है वहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस से जो कुछ भी आ रहा होगा प्रोटीन या लिपिड वगैरह बन के, तो उसकी पैकेजिंग होगी गोल्जी अपरेटस में। और फिर उससे ट्रांस फेस से वो उसका प्रोडक्ट जो है बाहर आ जाएगा, ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो इतना इसके बारे में हम लोग देखा। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे लाइसोसोम्स के बारे में, ठीक है। लाइसोसोम्स, और फिर हम लोग पढ़ेंगे वैक्यूल्स के बारे में, ठीक है। यानी अभी हम लोग लाइसोसोम और वैक्यूल के बाद हमारा ये एंडोप्लाज्मिक ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है ये एंड हो जाएगा इसका, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी अपरेटस होता है, ये आपको याद रखना है, लाइसोसोम होता है, वैक्यूल होते हैं, ठीक। लाइसोसोम क्या होता है, इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं ना, सेल का सुसाइडल बैग ना। जिस तरह से लोग क्या करते हैं, बैग वगैरह में बम भर के, नहीं टेररिस्ट लोग जो होते हैं बैग वगैरह में बम भरे रहते हैं और वो सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। बम ब्लास्ट वगैरह जैसे होता है तो खुद ही वो अपने को उड़ा देते हैं ना। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, लाइसोसोम जो है ये कर रहा है, ये सेल को क्या कर देगा, सुसाइड करा देगा। तो सुसाइडल बैग भी इसको कहा जाता है। इसके जो एंजाइम होते हैं, जब भी कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है ना सेल के आसपास, ठीक है, सेल के आसपास जब भी कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको सेल की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह होते हैं और उसको डिग्रेड करना होता है, तो ये लाइसोसोम क्या करते हैं, लाइसोसोम जो होते हैं ये वहाँ पे रप्चर हो जाते हैं, फट जाते हैं, ठीक है, उस चीज़ के पास जाके। और उसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें से निकलता है और वो उन चीज़ों को डाइजेस्ट कर देता है। अच्छा, ये सेम टाइम पे ये तो डाइजेशन का काम करते ही करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सेल को भी ख़त्म करना होता है, ठीक है। सेल को भी क्या करना होता है कि सेल जो है बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है या सेल जो है कुछ मेल फंक्शनिंग कर रही है, तो उस टाइम पे जब या सेल डैमेज हो गई है, ठीक है, तो सेल अगर डैमेज भी हो गई है तो भी उसको जब सेल को ख़त्म करना होता है बॉडी को, तो क्या करते हैं ये लाइसोसोम जो होते हैं ये फट जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं और इसकी वजह से वो सेल भी क्या कर जाती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा हुआ है। अब जब ये लाइसोसोम जो है ये डिग्रेड होंगे तो उसकी वजह से सेल भी क्या हो जाएगी, वो फट जाएगी, ठीक है। वो डैमेज क्या हो जाएगी, उसको ये डाइजेस्ट कर लेंगे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, तो सेल को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, लाइपेजेस होता है जो लिपिड को डाइजेस्ट करता है, सेल के अंदर के सारे लिपिड डाइजेस्ट कर जाएगा। प्रोटीएजेस होता है, अगर ये लाइसोसोम फटेगा तो सेल के अंदर का सारा का सारा प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेगा, सेल के अंदर के कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस वजह से पूरा पूरी सेल भी क्या होती है, वो ख़त्म हो जाएगी ना। जैसे एक घर है ना, और घर में क्या सिलेंडर है, तो अगर वो सिलेंडर वगैरह उसमें आग लग जाए तो सिलेंडर फट जाए तो क्या होगा, पूरा का पूरा घर जो है वो जल जाएगा ना। उसमें अगर आग लग गई सिलेंडर में तो पूरा का पूरा घर क्या होगा, वो भी जल जाएगा, उसमें आग लग जाएगी। तो इसी तरह से लाइसोसोम है सेल के अंदर, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि इस सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंडर में गैस होती है ना, फ्लेमेबल गैस होती है, ठीक है। तो उस वजह से उसमें आग पकड़ेगी तो वो ब्लास्ट वगैरह हो सकता है। उसी तरह से क्या है, लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, लाइपेजेस, प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेट्स, ये कुछ एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम क्या करेंगे, अगर लाइसोसोम फटेगा या लाइसोसोम ये एंजाइम को सिक्रीट करेगा तो इसकी वजह से क्या होंगे, वो सेल जो है वो भी पूरी तरह से डिग्रेड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी ना। तो इसीलिए लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। आई होप इतनी चीज़ समझ में आई होगी। तो लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है ना, वेसिकल के जैसा, गोले के ना, वेसिकल्स के जैसा होता है, यानी सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखेगा, थैले के जैसा दिखेगा, और मेम्ब्रेन इसके ऊपर होती है। और ये बनता कहाँ पे, गोल्जी अपरेटस से बनता है, ठीक है। लाइसोसोम का फॉर्मेशन कहाँ होता है, गोल्जी अपरेटस से इसका फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे इसमें
हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं हाइड्रोलिस मतलब तोड़ना, चीज़ों को तोड़ने वाले ना। लाइपेजेस है, जिसमें एजेस लगा हुआ है, मतलब वो चीज़ को तोड़ेगा। लाइपेजेस है, लाइपेज को तोड़ेगा। प्रोटीजेस है, प्रोटीन को तोड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। ठीक है, तो ये सबको तोड़ के वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा ना। अब और ये इनकी कब काम करते हैं, एसिडिक पेज पे काम करते हैं। तो ये भी याद रखना, ये एंजाइम जो होते हैं बहुत ही एसिडिक पेज पे काम करते हैं। और ये डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड तक को डाइजेस्ट कर जाते हैं। न्यूक्लियस होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड को भी डाइजेस्ट कर जाएगा। इसीलिए पूरी की पूरी सेल, अगर मान लो सेल किसी जैसे डैमेज हो गई है ना, तो उस सेल को खत्म कैसे करेंगे, बॉडी जो है लाइसोसोम बनाएगी। और लाइसोसोम क्या करेगा, लाइसोसोम जब फटेगा तो उसमें सारे एंजाइम निकलेंगे और वो सेल के प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड सबको जला के खत्म कर देगा। ठीक, तो सेल को इस तरह से सेल जो है सुसाइड एक तरह से हो जाता है सेल के लिए। तो ये लाइसोसोम हो गया सेल ऑर्गेनल। लाइसोसोम में क्या होता है, मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर, और ये वेसिकल साइकिल जैसा दिखता है ना। और इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। कहाँ बनता है लाइसोसोम, गोल्जी ऑपरेटर से बनता है लाइसोसोम। हाइड्रोलिसिस एंजाइम है, लाइपेजेस, प्रोटीएसेस और कार्बोहाइड्रेसेस। और एसिडिक पीएच इसका होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट इसके बाद है वैक्यूल्स ना। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वीडियो शेयर कीजिए, जिससे जो लोग हमारे साथ अभी लाइव कनेक्ट नहीं हो वो भी लाइव कनेक्ट हो जाए। और अगर आप नीट की तैयारी करें तो हमारी वीडियोस जो है रेगुलर बेसिस पे देखा कीजिए। हम लोग हर चैप्टर की वीडियो आपके लिए लेके आते हैं, बायोलॉजी की। और टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको नीट के मॉड्यूल प्रोवाइड किए जाएंगे, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जय सर बायोलॉजी क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वो ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक में आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी आपकी ईज हो, और जो भी आपकी क्वेरी या डाउट है आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग बात कर रहे हैं वैक्यूल्स की। वैक्यूल क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है और ये साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा। देखो नीट का एग्जाम बहुत पास आ गया, 3 मई को एग्जाम है। ठीक है, और ये काफ़ी सिलेबस बहुत बड़ा है ना, इसको हम लोग जितनी जल्दी हो सके उसको कवर करेंगे और रिविजन करने की कोशिश भी करेंगे। आपके लिए हर चैप्टर की वन शॉट भी हम लोग लेके आएंगे क्लास 11-12 के, जिससे कि आपका नीट का सिलेबस जो है टाइम पे कवर भी हो जाए। और इसके साथ ही आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेशन भी लेके आते हैं, ताकि आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वगैरह भी होती रहे। तो आप लोग हमारे चैनल बने रहिए और हर वीडियो लगातार देखते रहिए, जिससे आपकी नीट की प्रिपरेशन में आसानी हो। तो ये वैक्यूल जो है मेम्ब्रेन बाउंड, इस पर मेम्ब्रेन होती है और इसमें स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड कुछ ऑर्गेनेल्स हमको देखने को मिलते हैं, उनको हम वैक्यूल बोलते हैं ना। अब इसमें क्या होता है, वाटर सेप और एसिडिटी प्रोडक्ट होता है और अदर मटीरियल, ठीक है, जो कि यूज़फुल नहीं होते हैं सेल के लिए, वो भी इसमें देखने को मिल सकते हैं ना। तो कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं और कुछ अननेसेसरी या वेस्ट प्रोडक्ट भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। वैक्यूल जो होता है, इस पर सिंगल मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, तो वैक्यूल को जो मेम्ब्रेन है ये सिंगल मेम्ब्रेन, इसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं ना। जैसे वैक्यूल यहाँ पे बना दें, सेल है तो सेल के अंदर इस तरह से गोल सा ऐसा वैक्यूल होगा ना, इसकी जो मेम्ब्रेन है इसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक, और प्लांट सेल में 90% ऑफ द वॉल्यूम वैक्यूल कवर करती है। बताया था ना कि प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। जैसे हम लोग प्लांट सेल जब बनाते हैं, ये बना प्लांट सेल, तो इसमें बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है। ठीक है, बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है। और एनिमल सेल में छोटा सा छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, वैक्यूल अपसेंट भी हो सकते हैं। अच्छा, ये प्लांट सेल में बड़ा सा वैक्यूल क्यों है, क्योंकि प्लांट सेल जो होती है वो क्या करती है, वाटर वगैरह को यूज़ करती है ना, फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर मिनरल वगैरह यूज़ करती है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करती है, और क्या बनाती है, फोटोसिंथेसिस करती है तो ग्लूकोज बनाती है। तो इन सब चीज़ों को सेल को स्टोर करके रखना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, जब तक फोटोसिंथेसिस ना हो जाए। तो इसलिए क्या होता है कि इसमें जो हमारी प्लांट सेल है उसमें बड़ा वैक्यूल देखने को मिलता है, जिसमें ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, ठीक है, वाटर, या जब फोटोसिंथेसिस हो जाएगा तो उसके बाद ग्लूकोज को स्टोर करके रखेगी। तो प्लांट सेल में हमें बड़ा वैक्यूल देखने को मिलता है ना, जिसके 90% ऑफ द वॉल्यूम को कवर करता है। अब वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ये तो आपको जरूर याद रखना है कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और ये आयंस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और मटीरियल्स का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मटीरियल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम करती है उसी तरह से लगभग ये भी काम कर रहा है आयंस वगैरह का, लेकिन ये आयंस वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहा है और मटीरियल्स का अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये काम करता है इनटू द वैक्यूल ना। वैक्यूल में मतलब इस वैक्यूल के बाहर से अंदर भी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है,
तो कंसंट्रेशन जो यहाँ पे होती है, कंसंट्रेशन क्या होती है, वैक्यूल में कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जो भी चीज़, क्योंकि वैक्यूल के अंदर जो भी चीज़ आ जाएगी साइटोप्लाज्म की, तो वो साइटोप्लाज्म में कम हो जाएगी। और पहले क्या थी, साइटोप्लाज्म में ज़्यादा थी और वैक्यूल में कम थी। फिर जब वैक्यूल में जमा हो गई तो अब वैक्यूल में ज़्यादा हो जाएगी कंसंट्रेशन और साइटोप्लाज्म में इसकी कम हो जाएगी। तो क्या हो रहा है कि एक तरह से ये फिलिंग कर रहा है, स्टोरेज कर रहा है ना, तो स्टोरेज हाउस भी बोल सकते हैं वैक्यूल को। ठीक है, वैक्यूल क्या होता है, सेल का स्टोरेज हाउस होता है, और वो सेल में मटेरियल को, वैक्यूल जो क्या करता है, मटेरियल्स को स्टोर करता है, जो भी कुछ मटेरियल है, प्रोडक्ट्स वगैरह है, उनको स्टोरेज का काम करता है। अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ठीक है, ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है और एक्सक्रीशन का काम करता है। ठीक है, अच्छा, अमीबा जो होता है, ठीक है, आपको आंसर जरूर कमेंट करना है यहाँ पे कि अमीबा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग किस एक पॉपुलर नेम से जानते हैं और वो नेम उसको क्यों दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको कमेंट करना है कि नेम क्या है आखिर इसका। अमीबा का एक और नेम है, ठीक है, और बहुत पॉपुलर नेम है जिसके नाम से अमीबा को जाना जाता है, और ऐसा क्यों हम लोग उस नेम से पुकारते हैं उसको, अमीबा को। तो ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे अभी। और वीडियो के एंड में हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि आखिर अमीबा को जो है ना, वो उसका जो नेम एक दिया जाता है पर्टिकुलर, तो वो क्यों दिया जाता है और उसका वो नाम क्या है जो, ठीक है, बहुत पॉपुलर नेम है, उसके बारे में आपको इस वीडियो को लास्ट में हम बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नीट में भी आपके काम आ सकती है। तो अमीबा जो है इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, वैक्यूल कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, इसका खास तरह का वैक्यूल होता है अमीबा में जो कॉन्ट्रैक्ट करता है। अमीबा में हो गया, पैरामीशियम में हो गया, यूग्लिना में हो गया, इन सब में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वैक्यूल। ठीक है, तो ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन भी करता है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह को भी इकट्ठा कर लेगा, स्टोर कर लेगा और उसको सेल से बाहर निकालेगा, और सेल के अंदर के वाटर लेवल वगैरह को, वाटर या मिनरल कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करेगा। ठीक है, तो अमीबा का जो वैक्यूल होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। और सेल्स में जो होता है फ्लूइड वैक्यूल की तरह से होता है, सेल्स में या प्रोटिस्ट में। ठीक है, छोटे छोटे बैक्टीरिया हो गए या प्रोटोजोआ हो गए, तो उनमें फूड वैक्यूल की तरह ये काम करता है। जो बैक्टीरिया नहीं, जो प्रोटोजोआ होते हैं, बैक्टीरिया में तो ये नहीं होगा, वैक्यूल प्रोटोजोआ में होता है। ठीक है, याद रखना, प्रोटोजोआ और बहुत सी जो सेल्स होती हैं उनमें फूड वैक्यूल देखने को मिलेगा। तो ये भी वैक्यूल है और ये फूड पार्टिकल्स को इंगल्फ करने में हेल्प करता है। तो प्रोटोजोआ वगैरह में फूड वैक्यूल भी देखने को मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होते हैं, अमीबा पैरामीशियम यूग्लियम और फूड वैक्यूल भी देखने को मिलते हैं। तो उसमें वो फूड पार्टिकल को स्टोर करते हैं, इंगल्फ करते हैं उसको। ठीक है, तो हमने किसके बारे में पढ़ा, वैक्यूल्स के बारे में ना। ये वैक्यूल क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। वैक्यूल क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड, यानी इसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है ना। और ये साइटोप्लाज्म में एक पार्टीशन की तरह से होते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में अलग एक पार्टीशन, एक रूम बन गया, और यहाँ पे क्या होगा, एक स्टोरेज रूम बन गया, और इसमें वाटर सैप, एक्सीडिटी प्रोडक्ट होगा। ठीक है, वाटर हो सकता है, सैप हो सकता है प्लांट का। ठीक है, और मिनरल्स वगैरह इसमें हो सकते हैं, या ग्लूकोज वगैरह ये स्टोर कर सकती है सेल ना, जो कुछ भी बना रही है उसको थोड़ा टाइम तक रखना है सेल को, वो उसमें वैक्यूल में कंजर्व करके रख सकती है, स्टोर करके रख सकती है। जैसे घर में स्टोरेज रूम होता है ना, तो स्टोर हाउस होता है या स्टोर रूम होता है घर में, तो उसमें जैसे घर का कोई भी सामान स्टोर करके हम लोग रखते हैं, ठीक है, जो यूज़ में नहीं है, उसी तरह से वैक्यूल में भी जो चीज़ें यूज़ में नहीं होती सेल में, उसको स्टोर करके रखा जाता है। वैक्यूल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं, 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम ये बना रही है। और टोनोप्लास्ट होता है ये क्या करता है, आयंस वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन करता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और क्या अगेंस्ट ये करेगा, क्योंकि वैक्यूल में इसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा हो जाएगा और बाहर कम होता है मटीरियल्स का, वो मटीरियल्स जो है जैसे ग्लूकोज वगैरह है, ठीक है, वो स्टोर किए जा रहे हैं जब वैक्यूल में, तो उसमें वैक्यूल में क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा हो गया वैक्यूल के अंदर, और बाहर कम है, फिर भी क्या है, वो बाहर से अंदर ही वैक्यूल में स्टोर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, अमीबा। अमीबा जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, इसमें देखने को मिलेगा, इसका वैक्यूल स्पेशलाइज टाइप का होता है कॉन्ट्रैक्टाइल, ये ज़्यादातर प्रोटोजोआ में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलता है। और फूड वैक्यूल भी होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है वाटर लेवल को, मिनरल कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है और एक्सक्रीशन का काम करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, वाटर लेवल और मिनरल कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। ठीक, और एक्सक्रीशन का काम करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। ठीक है, सेल से। और इसके बाद जो दूसरा होता है फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल ये क्या करता है, फूड वगैरह का स्टोरेज करता है, फूड पार्टिकल्स का, और बाद में उसको इंगल्फ कर लिया जाता है। ठीक है, यानी उसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है। तो आज हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कवर कर लिया। ठीक है, और एक बार आपको फिर से डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि हाँ, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा, क्योंकि इसको हमने पिछली वीडियो में भी थोड़ा पढ़ा था और आज की वीडियो में पढ़ा, तो आपको किसी तरह कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं कि भाई एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या था।
तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या था, देखो जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, और एक साथ काम करते हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सेल के अंदर जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है और जो एक साथ काम कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और इसमें हमने क्या क्या देखे थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल देखे थे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था, हमने देखा था इस तरह का न्यूक्लियस के चारों इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना पूरा, ठीक। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, अगर हम इस पर ध्यान दें तो इस पर क्या है कि इस तरह का ये सैक के जैसा स्ट्रक्चर है, थैले के जैसा, या ट्यूब के जैसा, हम कह सकते हैं ट्यूब या पाइप के जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर लूमेन होता है और बाहर इसके साइटोप्लाज्म है, यानी सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा वो इसके बाहर है, तो अंदर लूमेन है और बाहर साइटोप्लाज्म है, और इसके ऊपर क्या है, राइबोसोम है, ठीक है। रेटिकुलेट या थ्रेड के जैसा स्ट्रक्चर है ये, इसके ऊपर राइबोसोम दानेदार, इस तरह से मटर के दाने दिख रहे होते हैं, उस तरह से राइबोसोम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जिस हिस्से पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का राइबोसोम होता है उसको बोलते हैं हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस हिस्से पे राइबोसोम नहीं होता उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। दो पार्ट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये इस पे राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, तो ये प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये लिपिड बनाता है, ठीक। इतनी चीज़ें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं इसमें तो स्टेरॉयड हार्मोन वगैरह वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं। फिर हमने देखा गोल्जी अपरेटस के बारे में। गोल्जी अपरेटस की डिस्कवरी किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी 1898 में, ठीक है। ईयर भी यहाँ पे मेंशन किया गया एनसीईआरटी में। और डिस्क शेप की ये होते हैं, ठीक है, डिस्क शेप के स्ट्रक्चर होते हैं। सिस फेस जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है, और ट्रांस फेस जो होता है कॉनकेव होता है, इधर कॉन्वेक्स साइड इधर कॉनकेव साइड। एक तरफ जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस के पास होता है, जहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन या लिपिड बन के आते हैं, और वो सब जो प्रोटीन और लिपिड है वो इस जैसे, अच्छा ये गोल्जी अपरेटस स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे एक के ऊपर एक खूब सारी प्लेट रख दो, इस तरह का स्ट्रक्चर है ना, और उसको ऐसे खड़ा करके दो प्लेट का बंडल, ठीक है, एक के बाद एक इस तरह से प्लेट लगी हुई है ना। तो इसमें से इन सब से होकर ये गुजरता है, ठीक है। जो मॉलिक्यूल आएगा, लिपिड या प्रोटीन आएगा, वो इन सब प्लेटों से होकर गुजरेगा, आगे जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो उसकी पैकेजिंग होती जाएगी, और ट्रांसफेर से फिर जब ये निकलेगा तो इसको पैकेट के अंदर, वेसिकल के अंदर पूरा पैक करके बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल, लिपिड या प्रोटीन, ये इसको पैक करके बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसमें क्या है, सिस फेस और ट्रांस फेस है, पूरा ये स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा ही, इसके अंदर भी लूमेन वगैरह है, ठीक है। बस इसमें सिस फेस है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस के साइड होगा, और दूसरा फेस ट्रांस फेस है जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगा। तो ये चीज़ों को पैकेजिंग करता है, इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोल देते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया वो स्केलेटन होता है सेल का, सेल को स्ट्रेंथ देता है। और गोल्जी ऑपरेटस क्या करता है, ये सेल के लिए पोस्ट ऑफिस का काम करता है, चीज़ों को पार्सल करने का काम करता है, ठीक है। तो इसको सेल के बाहर निकालेगा, या सेल में एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल में भेजेगा चीज़ों को, ठीक है। ये काम होता है हमारे गोल्जी अपरेटस का। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कहाँ बनते हैं, गोल्जी अपरेटस में बनते हैं। तो साइट ऑफ फॉर्मेशन ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का क्या होता है, गोल्जी अपरेटस होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है सुसाइडल बैग होता है सेल का, और इसकी वजह से सेल क्या होती है, इसकी वजह से सेल जो होती है वो अगर सेल का जो भी वेस्ट होता है वो सब इसके लाइसोसोम क्लियर कर देता है, ठीक है, उसको डिग्रेड कर देता है। और साथ ही साथ अगर सेल डैमेज हो गई है, या सेल वेस्ट, एक तरह से वो वेस्ट हो गई है, सेल बहुत ओल्ड हो गई है, वो उसके वर्क प्रॉपर नहीं चल रहा है, ठीक है, तो उन सेल को, डैमेज सेल वगैरह को ये क्या करेगा, उसको डिग्रेड करने का काम करता है, ठीक है, उसको ख़त्म करने का काम करता है। तो इसलिए सुसाइडल बैग भी बोलते हैं लाइसोसोम को ना। और इसमें कुछ एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलिसिस, लाइसेस, लाइपेजेस, प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ये। और एसिडिक पीएच में इसके एंजाइम काम करते हैं। लाइपेज जो होता है लिपिड को तोड़ता है, प्रोटीएस प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट किसको तोड़ता है, न्यूक्लिक एसिड को। लाइसोसोम बनता है कहाँ पे, गोल्जी अपरेटस में बनता है, लाइसोसोम गोल्जी अपरेटस में बनता है। फिर नेक्स्ट हमने देखा था वैक्यूल्स, ठीक है। वैक्यूल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, स्टोरेज हाउस की तरह काम करते हैं सेल में, या स्टोर रूम की तरह काम करते हैं। और प्लांट सेल में तो 90% ऑफ द वॉल्यूम ये कवर किए होते हैं, मतलब बहुत बड़ा पोर्शन ये वैक्यूल से घिरा होता है वहाँ पे। और वैक्यूल जो होता है एक सेपरेट पार्टीशन बना देता है सेल में, ठीक है। और इसमें क्या होंगी, सारे प्रोडक्ट्स वगैरह या रॉ मटेरियल इकट्ठा होंगे ना, जो भी कुछ रॉ मटेरियल सेल यूज़ करेगी अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। जैसे फोटोसिंथेसिस प्लांट सेल करती है, तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल जो भी ये उसका यूज़ करती है, तो उसको ये
प्लांट सेल क्या करती है, वैक्यूल में कुछ टाइम तक रखती है, फिर जब फोटोसिंथेसिस होता है उसमें यूज़ कर लेती है। फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है तो उस ग्लूकोज के भी इसमें स्टोर कर देती है वैक्यूल में। ठीक, वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। और इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन किसी भी मटेरियल का बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, वैक्यूल के अंदर, और बाहर उतना ज़्यादा इसमें कंसंट्रेशन, बाहर वैक्यूल के बाहर उस चीज़ का कंसंट्रेशन उतना नहीं होता जितना वैक्यूल के अंदर होता है। फिर हमने देखा कि कुछ स्पेशलाइज टाइप के कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं अमीबा में, कुछ स्पेशलाइज टाइप के वैक्यूल होते हैं जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या फूड वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोटोजोआ जैसे अमीबा हो गया ना, या यूग्लिना पैरामीशियम, इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलते हैं। ये वैक्यूल जो होते हैं इनमें मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं। तो इसमें ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन होती है, ये को ये मेंटेन करते हैं, यानी वाटर और सॉल्ट के बैलेंस, कंसंट्रेशन को बैलेंस करेंगे, और एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में हेल्प करेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसके अलावा फूड वैक्यूल भी होते हैं। ये फूड वैक्यूल क्या करते हैं, फूड वैक्यूल जो होते हैं फूड पार्टिकल्स वगैरह को इंजेस्ट करते हैं, इंगल्फ करते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो आज हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पूरा कवर कर लिया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा। और डेली हम लोग के लेक्चर होते हैं, डे टाइम में भी होते हैं। डे टाइम में हम लोग आजकल वन शॉट कवर कर रहे हैं क्लास 12 के, और 9th जो 11th के हैं। ठीक है, तो रात में 9 बजे या 10 बजे के आसपास, ठीक, हम लोग रात में क्या करते हैं, ये 11th क्लास का टॉपिक कवर करते हैं। तो आप लोग डेली लाइव आ सकते हैं रात में 9 बजे या 10 बजे, जब हम लोग लाइव आते हैं तो आपको नोटिस दे दिया जाता है, उस टाइम पे आप आ सकते हैं। और इसमें हम लोग नेक्स्ट अब लेक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको नीट की अपडेट टाइम पे मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये लिंक शेयर कीजिए, जिससे जो लोग भी नीट की तैयारी कर रहे हैं उनकी नीट की प्रिपरेशन में हेल्प हो। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि अमीबा को क्या बोलते हैं हम लोग, बॉक्स का पॉपुलर नेम क्या है। तो अमीबा का पॉपुलर नेम क्या है, इमॉर्टल। ठीक है, इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म, अमीबा को इमॉर्टल बोला जाता है। अमीबा क्या, इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब उसको इमॉर्टल यानी अमर जीव बोलते हैं ना, अमर जीव। तो ये अमर जीव क्यों बोलते हैं, इमॉर्टल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अमीबा जो है वो एक सेल है, वो डिवाइड करती रहती है। ठीक है, और वो कभी मरती नहीं है। एक सेल डिवाइड करेगी, 2 सेल बना लेगी अमीबा की, फिर वो 2 सेल जो है रिप्रोडक्शन में डिवाइड करेंगी, फिर वो 2 सेल बना लेंगी, फिर अलग अलग 2 सेल जो है वो डिवाइड कर करके 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से हर एक सेल डिवाइड कर करके नई नई सेल बना लेती है। ठीक है ना, इसमें डिवीज़न ही सिर्फ होता है, और इस सेल की कभी डेथ नहीं होती है ना। जैसे कोई भी लिविंग बीइंग है वो कभी ना कभी तो मरते ही है, लेकिन अमीबा जो है ना, इसमें सिर्फ डिवीज़न देखने को मिलता है। ठीक है, बाइनरी डिवीज़न लगातार होता रहता है, और ये एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से बनाती रहती हैं, तो अपनी जनरेशन का जनरेशन बनाती जाती हैं। तो इसलिए ये सेल जो होती हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको अमर जीव यानी इमॉर्टल कहा जाता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।